हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो हम साइंस को अब थोड़ा सा केवीएस के पीआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो केवीएस पीआरटी सिलेबस का ये जनरल साइंस का सेक्शन है। इसमें स्टेंजा नंबर 2 में आओ। पहला स्टेंजा है लिविंग वर्ल्ड वाला, दूसरा स्टेंजा है मैटर वाला। तो आज हम ये वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे मैटर से, ठीक है ना। तो एक्चुअल में इसको लिंक करना पड़ेगा हमें क्लास 9th एनसीईआरटी से, क्योंकि क्लास 9th एनसीईआरटी से ये तो मैटर लिखा हुआ है और मैटर तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, तो उस अकेले डेफिनेशन से तो आएगा नहीं। तो मैटर की डिटेल प्रॉपर्टी जो होगी उनमें से आएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो उसके लिए हम करते हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3। ये 3 चैप्टर है जो आपको करने पड़ेंगे। देखो कहाँ से कहाँ तक। मैटर से स्टार्ट होता है और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या कहा मैंने? मैटर से स्टार्ट होता है और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहाँ तक चैप्टर नंबर 1, 2, 3 केमिस्ट्री का चलेगा, ठीक है ना। चलो तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर मैटर और चैप्टर नंबर 1 अकॉर्डिंग टू क्लास 9th एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके पास आता है मैटर, और मैटर को हिंदी में कहते हैं पदार्थ, ठीक है ना। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, एनीथिंग अराउंड अस विच ऑक्यूपाई स्पेस and have definite mass known as matter। हिंदी में वे सभी वस्तुएं जो जगह घेरती है और जिनका कुछ मास होता है उन्हें मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हो, ये पेन लिख सकते हो, ये पेपर लिख सकते हो, एयर लिख सकते हो, वाटर लिख सकते हो। कोई भी चीज़ आपके आसपास जो आपको दिख रही है और जिसका स्पेस होता है और साथ ही साथ जो जगह घेरती जिसका मास होता है उसे क्या कहते हैं? मैटर। अब जनरली मैं बच्चों से पूछता हूँ कि नॉन मैटर के एग्जाम्पल दो। तो नॉन मैटर मतलब अपदार्थ। तो बहुत आसान है, वे सभी चीज़ें जो जगह ना घेरे और जिनका मास ना हो, ठीक है ना। तो सिंपल सा है, इसमें क्या क्या आ जाएगी? ऑल साइकोलॉजिकल टर्म्स, जैसे लव, फीलिंग, हेट, ठीक है ना। ऐसी कोई सी भी ड्रीम, जो भी हमारे दिमाग के अंदर चलता है वो सब आप क्या कह सकते हो? नॉन मैटर का एग्जाम्पल कह सकते हो। कैसे? आप ये थोड़ा ना कह सकते हो किसी को कि मैं आपसे 5 किलो प्यार करता हूँ, ठीक है ना। और ना ही ये कोई जगह घेरता है, ये तो बस एक दिमाग की बनाई गई काल्पनिक बातें हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये समझ आया मैटर और नॉन मैटर। अब एक चीज़ समझना, जैसे मैं किसी एक क्लास की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? क्लास की। मानो आप केवीएस पीआरटी मेरे से ऑफलाइन बैच पढ़ रहे हो, ठीक है ना। हालांकि पढ़ाऊँगा नहीं मैं, ठीक है, क्योंकि मैं यूट्यूब में फ्री पढ़ाऊँगा, ठीक है। पढ़ रहे हो, अब मैं कहूँगा यार ये क्लास हल्ला मचा रही है, ये क्लास शोर मचा रही है, क्लास इज़ मेकिंग नॉइस। तो क्लास थोड़ा ना शोर मचा रही है, क्लास के अंदर बैठे बच्चे शोर मचा रहे हैं। ये बच्चे शोर मचा रहे हैं ना, यानी कि मैटर मैटर किसी ना किसी पार्टिकल से मिलके बना होगा। चाहे किसी को ले लो, अगर आप ईंट का एग्जांपल लेते हो तो ईंट भी किससे मिलके बनी होती है? सॉइल पार्टिकल से। हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ से, सॉइल पार्टिकल किसी और से मिलके बना होगा। तो यानी कि किसी भी मैटर को कंसीडर करो तो वो किसी ना किसी टाइनी पार्टिकल से बना होता है, ठीक है ना। तो यानी कि मैटर की जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल में प्रॉपर्टी किसकी है? पार्टिकल की। किसकी प्रॉपर्टी है? पार्टिकल्स की। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब हमें ये पढ़ना है कि अब देखो इनडायरेक्ट वे है, या तो आप पार्टिकल मतलब कण समझ लो और इसी को चैप्टर 3 में जाके परमाणु नाम दे देंगे, इसी को चैप्टर 3 में जाके परमाणु नाम दे देंगे। और मैटर मतलब पदार्थ। तो पदार्थ की
जो गुणधर्म होंगे, जो प्रॉपर्टीज़ होंगे, वो एक्चुअल में प्रॉपर्टीज़ किसकी होती है, उसके पार्टिकल्स की होती है। जैसे ये टेबल है, टेबल भी एक पदार्थ है, तो टेबल के अंदर मेरी उंगली नहीं जा पा रही, तो टेबल ठोस है। तो टेबल की जो ये ठोस गुणधर्म है, ये एक्चुअल में इसके जो पार्टिकल है उनका गुणधर्म है, और वही गुणधर्म ये शो कर रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत ईजी। चलो अब आगे आते हैं। अब लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हिंदी में कहते हैं पदार्थ के कणों के गुणधर्म। पदार्थ के कणों, वो एक्चुअल में मैंने 10वीं के बाद से लेके 10वीं 11वीं 12वीं 1 2 3 1 2 3 1 2 मतलब इतने साल तक मैंने हिंदी लिखी नहीं। पदार्थ के कणों के गुणधर्म, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कि जो मैटर जिस चीज़ से मिलके बना होता है उनके पार्टिकल की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, और वही प्रॉपर्टी मैटर शो करता है, और इसी बेस में हम इसको क्लासिफाई करेंगे। नंबर 1 प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। इसका मतलब कोई भी पार्टिकल हो, चाहे ये ईंट हो, चाहे ये टेबल हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, उनके जो कोई भी मैटर हो, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कईयों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये हाई होता है, तो उनके पार्टिकल पास पास रहते हैं। कईयों के बीच में फोर्स ऑफ पार्टिकल का जो है वो लो होता है, उनमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग मैटर को क्लासिफाई करा है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी ये, और हिंदी में कि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। दूसरी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर इन कॉन्टिन्यूस इन मोशन। मतलब मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं, मोशन में होते हैं, ठीक है ना। आपको दिखे या वो ना दिखे, ठीक है। हवा का एग्जांपल ले सकते हो, पानी का ले सकते हो, हमेशा मूव कर रहे होते हैं, ठीक है ना। वो आप माइक मतलब थोड़ा केमिस्ट्री सेंस में आओगे तो समझ सकते हो, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी, देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये कह रहे हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। इनके बीच में तो साफ दिख रहा है, इनके बीच में हालांकि आपको स्पेस नहीं दिख रहा, लेकिन स्पेस होगा चाहे कितना बारीक हो। जैसे स्किन है ना, इसे अभी आपको दिख रहा है कि कोई स्पेस नहीं है। इसी स्किन को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इसमें गड्ढे दिखेंगे, वो गड्ढे दिखेंगे जहाँ से पसीने आते हैं, बाल जहाँ से उग रखे हैं, ठीक है ना। तो वो दिखे ना दिखे स्पेस होता है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, स्पेस होगा होगा। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो पार्टिकल शो करते हैं, किसके, मैटर के। इसी बिहाफ में मैटर्स को, या आप कह लो स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 टाइप में क्लासिफाई कर दिया, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। ठोस, द्रव। अच्छा, कई लोग सोचते हैं कि इन्हें टर्म्स तो याद है और फिर ये कहते हैं हिंदी मीडियम में इन्होंने पढ़ा नहीं। एक्चुअल में मैंने 10th तक हिंदी तक पढ़ा था, तो मुझे वो याद तो है, लेकिन लिखना मैं भूल गया, ठीक है ना। चलो, तो ये 3 होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इनमें गहराई में जाने से पहले कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। ओके क्लास, तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, तो चलो एक क्वेश्चन मैंने लिखा,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर डेंसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेंसिटी को समझना पड़ेगा, और डेंसिटी को कहते हैं घनत्व। जो आंसर बता पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। सबसे पहले इसकी एसआई यूनिट देख लो, मास का किलोग्राम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो किलोग्राम मीटर -3, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। देखो एक चीज होती है, एक वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड कोरिलेटिव स्टडी। यही कोरिलेटिव स्टडी कंपटीशन एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में यही कोरिलेटिव स्टडी काम आती है। कोरिलेटिव स्टडी का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता है, आंसर तो पता होना ही चाहिए, इस क्वेश्चन में जो टर्म आ रही है उसके बारे में भी आपको कितना डाटा पता है ये भी ज़रूरी है, क्योंकि डेफिनेट है कि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि उसके कंसेप्ट से कोई नई चीज़ बनाई जाए, ठीक है ना। चलो आगे देखो। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो 3 वस्तु ले ली मैंने, या 2 ले ली, दोनों का वॉल्यूम सेम है, इसका वॉल्यूम भी 10 है, इसका वॉल्यूम भी 10 है, इसका मास है 10 किलोग्राम और इसका मास है 20 किलोग्राम। मान लो कि ये हमारा है सपोज वुड, और ये हमारा है सपोज मान लो वुड है तो वो मान लो कॉपर, ठीक है ना। मतलब दोनों का साइज बराबर है, वॉल्यूम का मतलब होता है जितनी जगह घेर सके, दोनों जगह बराबर घेर रहे हैं, लेकिन एक का मास ज़्यादा और एक का मास कम है। तो यहाँ डेंसिटी आएगा, क्या आ जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हो गया 10, वॉल्यूम 10, तो डेंसिटी आ गया 1 किलोग्राम मीटर -3। और यहाँ डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास कितना है 20 और वॉल्यूम कितना है 10, यानी कि 2 किलोग्राम मीटर -3। तो आपने क्या देखा, इन दोनों में से इसकी डेंसिटी हाइयर है। तो हमने क्या समझना है, देखो ये कैसे बता पाए कि इसकी डेंसिटी हाइयर है, कईयों ने कहा कॉपर है, ऐसा नहीं है। लो मैं इतना सा कॉपर लूँगा और इतना सारा ट्रक के बराबर वुड लूँगा, अब डेंसिटी किसकी हाइयर हो जाएगी, वो डिपेंड करेगा मास अपन वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम भी तो ज़्यादा है और इसका मास भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे नहीं कह सकते, आप यहाँ से समझना डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है ना। वैसे डेंसिटी सबकी फिक्स होती है, ठीक है ना, और वो कैलकुलेटेड होती है, ठीक है, लेकिन आप याद रखना कि डेंसिटी प्रोपोर्शनल है मास के। अब इधर आ जाते हैं, इन सब में से वो कह रहा है किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। देखो ये दोनों तो गैस है और ये दोनों लिक्विड है, और आपको पता है गैस से लिक्विड भारी होता है, तो ये दोनों तो पहले हट गए। अब एक आ गया पानी है, एक आ गया शहद। अब आपको ये पता होगा कौन ज़्यादा भारी होता है, कौन भारी होता है, शहद। तो आंसर क्या हो जाएगा, हनी, समझे। तो अगर सिर्फ आंसर बताना होता तो मैं हनी कह देता और आप याद कर लेते और काम चल जाता, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उसकी कोरिलेटिव स्टडी भी ज़रूर करनी है। अब आते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर को हमने डिफाइन करा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और ये तीनों अब उसी बेस पे क्लासिफिकेशन है जो भी आप पढ़ रहे थे। पहला इसमें लिखोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स इज वेरी हाई। मतलब इनके जो पार्टिकल होंगे उनमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है क्लास, कि मान लो ये इसके पार्टिकल है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होने का मतलब है पार्टिकल्स आपस में कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे, मतलब बहुत पास पास होंगे, इतनी पास पास होंगे कि और पास पास नहीं हो सकते। इसीलिए जब आप इसे और पिचकाओगे तो ये पिचकेगा नहीं, जैसे कि ये टेबल, इस टेबल को पिचकाओगे तो पिचकेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, सॉलिड है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between their particles is less as comparative
मतलब सॉलिड के कंपैरेटिव इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, लाइक दिस। मतलब इसके पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर होंगे, ठीक है ना। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स इज लीस्ट। लीस्ट का मतलब सबसे कम, सबसे कम का मतलब है कि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे, जितनी दूर वो हो सकते हैं, ठीक है ना। यहीं से एक और कहानी भी आती है, याद रखना कि गैस के केस में क्या होता है, अगर मैं इसे इतने बड़े कंटेनर में रखूँगा तो ये उतना फैल जाएंगे, इन्हें जितना स्पेस मिलेगा ये उतना फैलते रहेंगे, ठीक है ना। अब समझ लो एक और, इसमें कह सकते हो फिक्स्ड वॉल्यूम फिक्स्ड शेप, इसमें कह सकते हो फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। मतलब सॉलिड का वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, मतलब जितनी जगह घेर रहा है उतनी जगह घेरेगा, और इसका शेप भी चेंज नहीं होता। इस टेबल को उठा के मैं कहीं रखूँ वो वैसा ही रहेगा, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा लेकिन शेप चेंज होता रहेगा। जैसे कि अगर मान लो इस गिलास में 1 लीटर पानी है और इस गिलास को मैंने प्लेट में डाल दिया पानी को, तो पानी तो अभी भी 1 लीटर ही रहेगा, मतलब इसका वॉल्यूम जो रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। शेप क्या हो गई, चेंज हो गई, है ना। और गैस के केस में नाइदर फिक्स वॉल्यूम नॉर फिक्स शेप, क्योंकि गैस ना तो शेप इसका कुछ होता है और ना ही इसका वॉल्यूम डिफाइन होता है। वॉल्यूम को समझा देता हूँ, मान लो ये सिलेंडर है, इसके अंदर गैस है और इसका वॉल्यूम है 5 लीटर, मतलब इन्होंने 5 लीटर के बराबर जगह घेर रखी है। अब आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई करो तो पता क्या होगा, ये गैस कॉम्प्रेस्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉम्प्रेस्ड हो जाएगी। कॉम्प्रेस्ड होने का मतलब है इसके पार्टिकल जो दूर दूर थे पास पास आ जाएंगे, लेकिन कब, जब आपने प्रेशर अप्लाई किया। अब मान लो इसका वॉल्यूम हो गया 3 लीटर, तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो गया, चेंज हो गया। वॉल्यूम भी क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है ना। अब यानी कि आप एक चीज़ समझ सकते हो कि कोई भी गैस को अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट करी जा सकती है, और प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो किस में कन्वर्ट करी जा सकती है, सॉलिड में, ठीक है ना। अभी इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, और ये पढ़ सकते हो कि सॉलिड में लिख सकते हो कि नो फ्लूइडिटी, सॉलिड बहते नहीं हैं, इसमें फ्लूइडिटी मतलब बहते हैं, और इसमें मैक्सिमम फ्लूइडिटी, ठीक है। ऐसा भी कह सकते हो हाईली पैक्ड, मतलब बहुत पास पास होते हैं। लेस हाईली पैक्ड एज कंपैरिजन टू सॉलिड, और इसमें लीस्ट या लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड, ठीक है ना, मतलब सबसे दूर दूर होते हैं, ठीक है। और भी लिख सकते हैं हम, देखो सॉलिड, सॉरी, लिक्विड, इसमें लिख सकते हो क्या, हाई डेंसिटी, सबसे भारी होंगे इसमें, डेंसिटी लोअर देन सॉलिड, और इसमें लीस्ट डेंसिटी,
ऐसे तमाम बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती है सॉलिड लिक्विड गैस की, लेकिन प्राइमरी टास्क क्या है, आपको ये समझना कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन आता है, वाई CO2 आइस इज नोन एज ड्राई आइस। तो देखो, मान लो आंसर तो पता ही है, फिर भी मान लो ये CO2 गैस है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, जब आप यहाँ से प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये नीचे को आएगा तो पार्टिकल पास पास आते जाएंगे, और प्रेशर अप्लाई करोगे तो और पास पास आ जाएंगे, और जब पार्टिकल सबसे पास पास होता है तो क्या बन जाता है, सॉलिड। मतलब वो इतने पास आ गए कि इसके बाद फर्दर पास नहीं आ सकते, देन द गैस विल कन्वर्ट इन सॉलिड। तो CO2 गैस को हम प्रेशर अप्लाई करके, आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर हमने कन्वर्ट कर दिया CO2 आइस में। लेकिन अब सुनना, ये CO2 आइस क्यों बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, प्रेशर। जैसे ये प्रेशर हटेगा ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा, यानी कि आपके पास अगर CO2 आइस है, इफ़ यू हैव CO2 आइस, और जैसे ही आप उसे एनवायरनमेंट में लाओगे, मतलब प्रेशर हटा के कहीं भी लेके जाओगे, तो वो आइस डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा, CO2 गैस में। और जनरली हमारे पास क्या होता है, आइस पहले कन्वर्ट होता है वाटर में, फिर वाटर कन्वर्ट होता है गैस में, है ना, हीट करने पे, गर्म करने पे। तो वाटर होता है गीला, और यहाँ तो गीला जैसा कुछ हुआ नहीं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ड्राई आइस। क्या कहते हैं, ड्राई आइस। अगर आप अपने हाथ पे ड्राई आइस रखोगे CO2 तो वो गायब हो जाएगी और आपका हाथ गीला भी नहीं होगा। ये जनरली यूज़ करते हैं, ऐसी बहुत एप्लीकेशन है, लेकिन सबसे कॉमन एप्लीकेशन जो हम होते हैं वो होता है आइसक्रीम में। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी फंक्शन में आपको आइसक्रीम चाहिए, ठीक है ना, तो आइसक्रीम वाला अपने वहाँ से लेके आपके वहाँ तक रखेगा, और फंक्शन स्टार्ट है 7 बजे और चलनी है 11 बजे तक, तो फ्रीजर में तो रखेगा नहीं, तो वो ड्राई आइस में लेके आता है, ठीक है ना। अब वो नॉर्मल आइस में इसलिए लाता है क्योंकि नॉर्मल आइस में वो पानी उसके गत्ते को ख़राब कर सकता है, उसे डैमेज कर सकता है आइसक्रीम को, इसलिए ज़्यादातर क्या करते हैं, ड्राई आइस में रखते हैं, जिससे क्या होता है, वो आइसक्रीम में भी डैमेज नहीं होता, मतलब उसका पानी जो लिक्विड निकलेगा वो उसे ख़राब नहीं करता, और हमारा आइस भी काम आ जाता है, ठीक है ना। तो एक और चीज़ समझते हैं, यानी कि यहाँ से हमने जो बेसिकली सीखा वो एक चीज़ सीखा, क्या, जो अगली क्लास में आपके काम आएगा, ठीक है ना। 3 क्लास में पूरा हो जाएगा चैप्टर, फिर NCERT के क्वेश्चन करेंगे। क्या सीखा कि मैटर के 3 फॉर्म होते हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और ये गैस, और तीनों इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। क्या होता है, इंटर कन्वर्टिबल। बस इस बात को याद रखना, तो नेक्स्ट क्लास में इससे काम चलेगा। इंटर कन्वर्टिबल एक बहुत बड़ी लाइन है, और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होती है, ठीक है ना।